जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब मजे में होंगे। और सभी का एग्जाम निकल चुका है तो पढ़ाई भी अब नेक्स्ट लेवल की करनी है और हाई लेवल की करनी है। राइट। तो जो गलतियां हमने फर्स्ट टर्म में की वो गलती इस बार नहीं दोहरानी है बच्चों, ध्यान रखना। जो भी बच्चे अभी सोच के चल रहे हैं कि फिर से दोबारा से मैं वही करूंगा, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, अभी मजे ले लेता हूं, नहीं। जिंदगी अगर आप इस तरीके से जीने की कोशिश करोगे ना कि अभी मजे ले लूं बाद में करूंगा, तो वो बाद वाला काम बेकार हो जाता है। आप अभी मजे ले रहे हो, लाइफ फिर बाद में आप लोगों से मजे लेगी। तो हर एक चीज ना जो सोच के चलते हो ना उस चीज को आप इम्प्लीमेंट किया करो। आपको ज्यादा वक्त नहीं देना, बस जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या जिसमें ज्यादा मजा आ रहा है उसमें दो वक्त, लेकिन जहां पे आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये आपके ही व्यक्तित्व को निखारता है। आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में जानते हो ना, उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होता है और चीजों को समझने के योग्य बनता है। शिक्षा यही सिखाती है। ठीक है। सो ज्ञान की बातें भी जरूरी है, इसलिए आपको बताता हूं। और आज क्या है, वही हमारा क्लास 11 चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये हमारा पार्ट 2 है। किसका? जो आपका चैप्टर है ना, उत्पादन फलन और एक कारक के प्रतिफल, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आइकन बटन में भी मिल जाएगा, जाके एक बार देख ले, सो डेट चीजें ये वाली और अच्छे से समझ पाए। ठीक है। जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर करें। मैं भी नहीं बोलूंगा लाइक करने के लिए, पहले आप पढ़िए, जब आपको मजा आए तो लाइक कीजिए आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर अब हम जानेंगे, हमने किस चीज के बारे में जान लिया था। हमने टीपी के बारे में यानी कि टोटल प्रोडक्ट के बारे में जान लिया था। हमने एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद के बारे में जान लिया था। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमने ये भी समझ लिया था। करेक्ट। अब क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे एपी के बारे में, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद के बारे में। ये क्या कहता है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। कैसे? परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई। प्रति इकाई का मतलब होता है पर यूनिट, यानी कि एक इकाई। फॉर एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन को मत समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है। मान लिया जाए कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है और उसको बनाने में मेरा कितना रुपए खर्च आया। मैं लेके चलता हूं कि यहाँ पे मैं देखता हूँ 100, मैंने 100 क्वांटिटी तैयार की। ठीक है। और 100 क्वांटिटी तैयार करने के लिए कितना खर्च आया मेरा? टोटल जो खर्च आया मेरा वो लगभग 1000 रुपये आया। कितना आया? 1000 रुपये। तो अब मुझे ये निकालना है कि मेरी एक क्वांटिटी पर कितना कॉस्ट आया। ये तो मेरा जो 1000 है ये कुल मिलाकर के 100 क्वांटिटी का है, लेकिन मुझे केवल एक क्वांटिटी का जाना है। तो क्या करेगा, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है। नीचे क्या लिख दूंगा? जो 100 है, 100 क्या मेरी टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉस्ट से। तो 100 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 100 एकम 100, 100 दहम 1000। तो यानी कि कितना आया? 10। ये 10 क्या बता रहा है? ये 10 बता रहा है कि पर यूनिट पर मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो 10 रुपए का आ रहा है। करेक्ट। तो वही चीज यहां पे बताता है ये एपी। ये जो बताएगा ना, जब हम कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां आएगा आपका एवरेज कॉस्ट के अंदर। तब ये चीजें जैसे मैंने आपको बताई एग्जैक्टली वैसे ही आपको वहां समझाऊंगा मैं। तो एपी क्या है? एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, जो हमें ये बताता है कि पर यूनिट उत्पादन कितना हो रहा है, पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है। और वो कैसे पता चलता है? मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। अब इस टोटल प्रोडक्शन करने के लिए कितना लेबर यूज किया गया, यानी कितना श्रम यूज किया गया। ठीक है। मान के चलते हैं कि टोटल प्रोडक्शन मेरा वही हुआ, मान के चलो कि 100 यूनिट हुआ, और इस 100 यूनिट को करने के लिए कितने लोग लगाए गए? कम से कम 10 लोग लगाए गए। तो 10 एकम 10, 10 दम 100, यानी कि 10 10 100। तो एपी कितना आया? एपी मेरा आया 10। ये 10 क्या बता रहा है कि एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए एक लेबर की जरूरत है, यानी कि एक लेबर हमारा 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारा प्रति इकाई उत्पादन आ गया। अब आए समझ? डेफिनेशन समझो। तो परिवर्तनशील कारक, अब परिवर्तनशील कारक का मतलब हो गया आपके वही जो परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि वेरिएबल फैक्टर की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। ये ध्यान रखना, कभी भी स्थिर नहीं माना जाता। हमेशा जो एपी होता है वो परिवर्तित होता रहे, कभी 10 हो जाएगा, कभी 12 हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारा कम ज्यादा
होता रहता है जैसे हम चेंज करते रहते हैं अपने वेरिएबल फैक्टर के अंदर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, कुल उत्पाद यानी कि टीपी को परिवर्तनशील कारक की इकाइयों से भाग देने पर हमें एपी प्राप्त होता है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपन में एल, एल क्या है, एल हमारा लेबर है, कुछ लोग उसको क्यू भी लिखेंगे, क्यू मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्यूएल कह सकते हो उसको, क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये क्या हमारा परिवर्तनशील कारक की इकाई को भाग देने से प्राप्त होता है। और फॉर्मूले के रूप में हम सिविल इतना कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि औसत उत्पाद क्या है, औसत उत्पाद प्रति इकाई उत्पादन है किसका, कुल उत्पाद का, केवल इतना, सिंपल वे में। द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। क्या बोला, द आउटपुट पर यूनिट किसका, वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या कहलाएगा, एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। और फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा टीपी, एमपी और एपी की तालिका यानी कि टेबल दिया गया है। अब इस टेबल को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है ये फिक्स्ड मीन्स है। फिक्स्ड मीन्स का मतलब हमारा स्थिर साधन है, और वो क्या है हमारा लैंड है, इसकी यूनिट है जो हमारी फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो एक ही रहेगा, क्योंकि इसमें चेंज होना नहीं है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई इतना टेंशन करने वाली बात नहीं है। अब जो बात है इसमें है श्रम की इकाइयां, परिवर्तनशील साधन, ये क्या हमारे, ये हमारे वेरिएबल मीन है। क्या है, वेरिएबल मीन है, जो चेंज होते रहते हैं। पहले 0 था, फिर 1 लगाया, फिर 2 लगाया, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते चले गए, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिर टीपी चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एमपी चेंज होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा ईपी चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीपी देखते हैं। टीपी कैसे निकलेगा, देखो ये क्या हमारा 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर अगर 0 है तो लैंड होने के बाद भी प्रोडक्शन मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 आया। जब टीपी कुछ नहीं है तो ना एमपी होगा ना ईपी होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वांटिटी पे। देखो यहाँ पे समझना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अब समझेंगे सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट पर हम देखते हैं टीपी हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, अभी आया कैसे, तो 2 तरीका है टीपी निकालने का। तरीका होता है कि एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, या फिर इसको हम एल लिख लेते हैं। एल क्या हमारा, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं, ये एल हमारा हो गया, या क्यू कह लो उसको, वेरिएबल हमारा फैक्टर। अब एपी क्या है, तो एपी हमारा यहाँ पर 2 ही है। अब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 से, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई में 1, तो 2 1 जा 2 आ गया। अब ये मान के चलो कि हमें एपी दिया ही नहीं होता, तो फिर कैसे निकालते, तो हमें एमपी दिया होता, और अगर एमपी दिया होता है तो एमपी के थ्रू हम टीपी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट पे हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है वो 2 हो जाता है, और हमारा जो टीपी है वो 5 हो जाता है। यहाँ पे देखो ये कितना है, 2.5 है। अब 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। 2.5 हमारा ये एवरेज प्रोडक्ट हो गया, और 2 हमारा वेरिएबल फैक्टर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5 आ गया। इसी तरीके से ये आगे क्वांटिटी पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको केवल निकालना समझा रहा हूँ, उसके बाद कुछ पॉइंट और बताऊंगा। ये हमारा कैसे निकला, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर में टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस में 1। ये वाला फॉर्मूले को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में कि कैसे निकलेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टीपी एन हम चलो 2 निकाल के दिखाते हैं, 2 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, एमपी एन निकालना है। एन हमारे क्या है, कौन सी क्वांटिटी पर है, यूनिट पर है, 2 यूनिट पर है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 बराबर में टीपी। अब एन हमारा 2 हो चुका है ना, तो यहाँ पे 2 ही लिखूंगा, फिर माइनस टीपी। एन हमारा कितना है, 2, फिर 2 में से 1 जाएगा, फिर आगे फॉर्मूला मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बस देखते जाना कि कैसे हो रहा है। एमपी 2 का 2 ही लिखेंगे, ये हमारी दूसरी यूनिट पर एमपी को बता रहा है, बराबर में टीपी सेकंड यूनिट पर कितना है, सेकंड यूनिट ये रहा, टीपी सेकंड यूनिट पर 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, माइनस टीपी 2 माइनस में 1 बोला है ना, 2 माइनस में 1 आने के बाद 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब टीपी 1 यूनिट पर कितना है, तो 1 यूनिट ये रहा, 1 पे कितना 0 है, तो यहाँ पे कर दूंगा 0। अब 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा,
2, तो आंसर आ गया ना हमारा 2। आया समझ? इस तरीके से अब एपी की बात करते हैं, तो एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा टीपी निकले उसको डिवाइड कर दो एल से, कुछ लोग कहेंगे इसको क्यू, तो जो भी लिखना है आप लिख सकते, कोई इश्यू नहीं इसके अंदर। तो सेकंड यूनिट पर देखो, मैं मान के चलता हूं, मैं देख चलता हूं 4 यूनिट पर। 4 यूनिट पर जो टीपी है मेरा 9 है, ठीक है, और जो एल है यानी कि लेबर वेरिएबल फैक्टर वो मेरा कितना है, 3 है। तो जब 9 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 आ गया, ये क्या आ गया, एपी आ गया। इसी तरीके से हम 4 यूनिट पर, 5 यूनिट पर, 6 यूनिट पर, सारे यूनिट पर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तो केवल समझाना था कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई होगा इस तालिका में, मैंने इस टेबल में आपको यही समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिए क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट रह जाता है कमेंट कीजिए, हम तैयार हैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, टेबल है, लेकिन फर्क इसमें ये है कि यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इन तीनों के बिटवीन में रिलेशन क्या होता है हम ये समझेंगे। हमें ये तो पता चल चुका है कि टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है, ये समझ चुके हैं। अब जो मेन समझने वाली बात है ना वो एमपी और एपी में है, क्योंकि टीपी एमपी का पूछे ना पूछे, लेकिन एमपी और एपी का रिलेशन कई बार पूछ लेता आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें ये पता है कि ये तो हमारा फिक्स है, फिक्स वेरिएबल है, फिक्स फैक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, जो चेंज होता रहेगा, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, दोनों में चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 था, टोटल प्रोडक्ट 0, जैसे मैंने वेरिएबल ए के किया टोटल प्रोडक्ट मेरा 6 हो गया, तो एमपी भी मेरा फर्स्ट यूनिट पर सेम ही रहता है, इक्वल ही रहता है, ध्यान रखना। और जो एपी है वो भी मेरा 6 है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूले का अप्लाई करो ना, फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो टीपी है मेरा कितना 6 और एल कितना है हमारा 1, तो 6/1 यानी 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आया ना भाई, इसलिए 6 आया। इसी तरीके से सेकंड, जैसे ही हमारा ये हमारा क्या थर्ड यूनिट है, और ये क्या है 2 वेरिएबल है हमारे, ठीक है, वेरिएबल मीन्स है 2, तो हमारा टीपी 20 हो गया। टीपी 20 हो गया तो एमपी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 3 पर निकालना है ना। एमपी हमें जो एमपी है हमारा, एमपी तीसरी इकाई पे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टीपी थर्ड पे माइनस में टीपी इससे एक कम, यानी कि दूसरी यूनिट पर। सिंपल सी बात है, इसको इससे घटा देना, इसको इससे घटा देना, इसको इससे घटा देना, आपको आता जाएगा। 20 में से 6 जाएगा 14, 48 में से 20 जाएगा 28, 72 में से 48 जाएगा 24, 80 में से 72 जाएगा 8। बस इतना करना है। फॉर्मूला आपको आता हो चाहे ना आता हो, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आपको एमपी निकालना हो ना, नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देना, जो आंसर आएगा वो आपको सेकंड यूनिट पर होगा। ये ध्यान रखना, यूनिट में कंफ्यूज मत हो जाना कि नीचे से आपने ऊपर घटाया तो आंसर यहाँ पे लिख दो, नहीं, जिसको आपने घटाया है तो उसी के सामने वो आंसर आएगा। इसमें से ये घटा रहे हो तो इसके सामने आंसर आएगा, इसमें से ये घटा रहे हो तो इसके सामने आंसर आएगा, इसमें से 72 घटा रहे हो तो 72 के सामने आंसर आएगा, 84 में से 80 घटा रहे हो तो जो छोटा है ना उसके आगे वाला आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां पर ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं। तो कहां थे हम लोग, 1 मिनट मैं इसे बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो आए समझ में आपको, ठीक है, ये 84 है, ध्यान दीजिए बस चीजों को, तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहां से बढ़ता चला जा रहा है, राइट, ये बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये कौन सा था हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 यूनिट पर, 7 देखो और 8 देखो, यहां से देखो ये 84 और ये 84, यानी कि 84 के बाद हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात ये यहाँ पे बढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, जब 7th इकाई पर आता है यानी कि 7 यूनिट पर आता है तो ये रुक जाता है, यानी कि बढ़ना जो टीपी है वो हमारा स्टॉप हो जाता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा एमपी है ना वो 0 जाता है, तो जिस पॉइंट पर एमपी हमारा 0 होता है ना उस पॉइंट पर टीपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये हमने समझ रखा है ना, बहुत अच्छी बात है।
और जैसे ही जीरो से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि टीपी फिर क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट के बाद से, टीपी मैक्सिमम पॉइंट के बाद से फॉल होना शुरू हो जाता है, यानी कि गिरना शुरू हो जाता है। हम देख रहे हैं ना 80 से 84 हो गया। और जब टीपी गिरना शुरू हो जाता है ना, तो उस पॉइंट पर जो एमपी है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। देखो ना माइनस का साइन लगा है, यानी कि ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, नकारात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं इन दोनों के बीच में। अब हम इन दोनों का रिलेशन समझते हैं। यहां पे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले इसके अंदर 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि जो एमपी है ना वो ज्यादा होगा एपी से। जिस पॉइंट पर एमपी एपी से ज्यादा है तो वहां पर एमपी तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो एपी है ना वो एमपी से तेज गति से बढ़ता है, यानी कि जो इसकी रफ्तार होती है ये इससे ज्यादा होती है। कैसे, देखो यहां पर 6 से 14 कितना बढ़ा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 4 बढ़ा, फिर 14 से 28 कितना बढ़ा 14 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 6 बढ़ा, फिर यहां से यहां देखो घट गया ना, यहां से यहां घट गया, ये कितना अब ये बढ़ा तो है 28 से 24 हो रहा है, यानी कि घट गया, कितना घटा है 4 घट गया, लेकिन ये अभी भी बढ़ रहा है, कितना 2 बढ़ रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि किस पॉइंट पर जो एमपी है एपी से ज्यादा रहता है। तो हम देखते हैं यहां पर यहां पर यहां पर, यानी कि 4 यूनिट तक, 4 यूनिट तक जो एमपी है ना वो एपी से ज्यादा रहता है, और जो एपी है ना उस समय बढ़ता है, बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो एमपी है वो बड़ा है, दिख रहा है ना, लेकिन जो एपी वहां पे तेज गति से बढ़ता है। फिर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि यहां से जो एमपी है वो घटना शुरू कर रहा है, और यहाँ पर जो एपी है वो अभी भी 2 पॉइंट बढ़ रहा है। फिर जैसे ही हम 5वीं यूनिट से 6ठी यूनिट पर जाते हैं तो जो एमपी है वो और तेजी से घट जाता है, और जो एपी है वो घटता तो है लेकिन इसकी रफ्तार उसके मुकाबले कम होती है। फिर ये भी घटता है, ये भी घटता है। तो इस सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, इस सिचुएशन में ये देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट के बाद से हम ये देख रहे हैं कौन सी 6th यूनिट पर, 6th यूनिट पर देख रहे हैं कि यहां पर जो एमपी है ना, यहां पर जो एमपी है वो लेस देन है एपी से। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एमपी एपी से छोटा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से छोटा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते जाते हैं तो जब हम देखते हैं ना 8th पॉइंट पर, तो यहां पर भी जो एमपी है वो छोटा है एपी से, इवन आगे भी वैसा ही है। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि 9वीं यूनिट पर एमपी तो हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन एपी हमारा अभी भी 10 है। तो सवाल हमारे मन में आता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है? तो जवाब है यस। जो एमपी है यानी कि सीमांत उत्पाद वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन क्या एपी हो सकता है? तो जवाब है नो। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, एपी नेगेटिव कभी नहीं होता। एपी 0 होता है, जैसे कि अगर तो टीपी कुछ भी नहीं है तो एपी भी कुछ नहीं है, लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और यही चीज बताई गई है इस ग्राफ में। अब इस ग्राफ को समझो तो और मजेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ जा रहा है ये वाला, ये बता रहा है टीपी को, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, और ये वाला थर्ड है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एमपी है, एमपी, ठीक है, मैं एमपी और टीपी के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमें पता है कि एमपी टीपी से छोटा ही है, वो छोटा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो टीपी है ना वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्या? इंक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ती दर से बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज पर ये बढ़ता तो है, ठीक है, ये बढ़ता तो है, लेकिन जो इसकी रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है। देखो यहां से फोल्ड डाउन शुरू है, और ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। इसी पॉइंट पर जो एमपी होता है वो 0 होता है, ये वाला पॉइंट इस सेकंड स्टेज को बता रहा है। तो पहला स्टेज जब एमपी बढ़ता है
तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। when एमपी इज इंक्रीज देन टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज पर when एमपी इज जीरो एट दैट पॉइंट टीपी इज मैक्सिमम, एंड when एमपी इज नेगेटिव, ये वाला पॉइंट यहां से ये नेगेटिव को शो करता है, जब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो क्या टीपी क्या होता है, फॉल हो जाता है, शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन था टीपी और एमपी का। अब एमपी और एपी का रिलेशन क्या है, तो यहां पे हम देखते हैं पहले स्टेज में कि यहां पर जो एमपी है ना वो ज्यादा है एपी से, है ना, क्योंकि देखो ये एमपी है और ये एपी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये उसके ऊपर है, तो एमपी ज्यादा यानी मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा और एपी छोटा। फिर यहाँ पर इस पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि क्रॉस करते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर जो एमपी होता है वो बराबर होता है किसके, एपी के, और इसी पॉइंट पर जो एमपी होता है वो गिरना शुरू कर देता है और जो एपी होता है वो बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ पे जो एपी है वो बड़ा हो जाता है किससे, एमपी से, दिख रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ये एमपी नीचे आ गया और एपी उसके ऊपर है, तो इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एपी है इज ग्रेटर देन एमपी। तो फिर आगे पॉइंट पर देखते हैं, तो जब जीरो हो जाता है, जीरो के बाद एमपी डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बट जो एपी रहता है वो अभी भी पॉजिटिव रहता है। तो बस केवल इतना सा संबंध है। जब आप एग्जाम में है ना तो खाली ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट याद रखना आसान हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फोर्थ पॉइंट ये लिखोगे कि जो एपी है वो हमेशा धनात्मक रहता है यानी कि पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेकिन एमपी क्या होता है, एमपी हमारा जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। आया समझ, यही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ और समझा देता हूँ दोबारा कि जब हमारा एमपी बढ़ रहा होता है ना तो हमारा टीपी होता है वो बढ़ती दर पर बढ़ता है, ठीक है, जैसे कि तालिका में दिखाया गया और ग्राफ में भी बताया गया ये, ठीक है। और तीसरी इकाई का चावल का जो सीमांत उत्पाद है वो एमपी 6 से 14 फिर 28 टन तक बढ़ रहा है। मतलब जो मैंने आपको ये बताया ना भी, ये वाला टेबल, ये इस टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 14 के बाद फिर 28, वही चीज यहाँ पे बता रहा है आपका, 6 से 14 फिर 14 से 28 बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आपका एमपी घटना शुरू होता है तो टीपी घटती दर पर बढ़ता है, यानी कि बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और ये सारा हमारे ग्राफ से सार क्लियर हो रहा है और एग्जाम्पल के जरिए भी वही चीजें बताई गई हैं कि श्रम की 5वीं इकाई यानी कि 5 यूनिट लगाने पर जब 5 यूनिट का यूज करते हैं हम लेबर का, तो जो एमपी होता है वो केवल 8 टन होता है और 6 यूनिट पर लगाने पर एमपी 4 टन हो जाता है यानी कि घट जाता है। तो इस सिचुएशन में जो टीपी होता है ना वो 72 से 80 होता है, फिर 80 से 84 हो जाता है। इसका मतलब टीपी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट है बढ़ने का है, देखो यहाँ पर 8 बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो 80 से 84 यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे केवल 4 यूनिट बढ़ा ना, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये एग्जाम्पल बताया गया। फिर थर्ड पॉइंट देखो, जो हमारा एमपी है वो नेगेटिव शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस पॉइंट पर जो टीपी होता है वो क्या होता है, बढ़ना बंद कर देता है लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। 4 पे कहा गया है कि जब सीमांत उत्पाद नेगेटिव हो जाता है तो जो टीपी होता है वो घटना शुरू हो जाता है यानी कि फॉल होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू कर देता है। और यही हमें तालिका से यानी कि टेबल से और ग्राफ से समझ में आती है। और वो कब होता है, जब 84 से घट करके 80 हो जाता है, उस पॉइंट पर पहले जीरो होता है और जैसे 80 से और नीचे जाता है तब एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन था हमारा टीपी और एमपी का। अब हम समझेंगे एपी और एमपी का, ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट कह रहा है कि औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, यानी कि जब एपी मेरा इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा एमपी है वो भी मेरा इंक्रीज होता है। लेकिन उस सिचुएशन पर जो एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्ट वो एपी से ज्यादा होता है। ग्राफ की जगह हमने समझा ना, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये हमारा एपी हो गया, ये हमारा एमपी हो गया। तो इस पॉइंट पर देखो यहाँ तो ये दोनों क्या है, बराबर है, एपी बराबर में एमपी है, लेकिन इससे पहले वाले पॉइंट पर
यानी कि इस वाले पॉइंट पर देखिए तो यहाँ पर जो एमपी है वो ज्यादा है एपी से, है ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग, यानी कि जब एपी आपका घटना शुरू कर देता है, घटना शुरू कर देता है। कैसे, ये देखो ग्राफ को दोबारा देखो, यहाँ पे भी पहले ये बढ़ रहा है ना यहाँ से, फिर इस पॉइंट के बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि फॉल हो रहा है, घट रहा है ना। ठीक है, तो हाँ घट रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी घटना शुरू कर देता है, यानी कि इस पॉइंट पर आने पर जो एमपी है वो भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा कि जब एपी हमारा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉइंट यानी कि ये वाला जहां पर दोनों बराबर होते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों बराबर है, इसी पॉइंट पर ये मैक्सिमम होता है, इसमें इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद से घटना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब एपी हमारा मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट होता है, तो जो एमपी होता है ना वो इक्वल होता है एवरेज प्रोडक्ट, यानी सिचुएशन पे जो एपी होता है वो बराबर होता है किसके, एमपी के। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब एपी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, बट जो एमपी होता है गिरने के बाद ये शून्य हो जाता है, जीरो जाता है, उसके बाद ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर हमें समझ में आया कि जो एमपी है वो हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा एपी है वो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो जब ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव रहता है तो फिर दिक्कत की चीज की है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने ये वाला कंसेप्ट समझ लिया है और बहुत ही छोटा सा पार्ट था और आपका ये चैप्टर होता हुआ समाप्त, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो था ना मजेदार चैप्टर। हमने एक तरीके से प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जाना कि कैसे हम शॉर्ट टर्म में या भी कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती है, और अगर लॉन्ग रन में बढ़ाती तो क्या क्या करती है ना। एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से ये निकाले जाते हैं, ये सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया। सो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।